किया, किंतु ये काफी बूढ़ा था और आराम तलबी था। शीघ्र ही इसने अपने समय से योग्य और सबसे वरिष्ठ हसन, जिसकी उपाधि जफर खां थी तथा अमीरुल उमरा थी, के पक्ष में गद्दी को त्याग दिया। हसन अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से वो गद्दी पर 1347 में बैठता है। अलाउद्दीन बहमन अपने को ईरान के इस्फंदियार के फिर पुत्र बहमन शाह का वंशज मानता था, किंतु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार वो एक ब्राह्मण ज्योतिषी गंगू, इनका नाम था पंडित गंगाधर शास्त्री वाबेले, का नौकर था और उसके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा या कुलबर्गी को बनाया। उसका नाम अहसानाबाद रखा, जिसे 1425 में मोहम्मदाबाद ले जाया गया था। बहमनी साम्राज्य के इतिहास का केंद्र बिंदु विजयनगर साम्राज्य के साथ लगातार चलने वाला उसका संघर्ष था। ये संघर्ष मुख्यतः कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित रायचूर दोआब के लिए था। बहमनी शासन के राजनीतिक विकास को 2 चरणों में विभाजित करके आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम चरण, जिसमें स्थापना काल था 1347 से 1422 ईस्वी तक, और दूसरा चरण 1422 से 1538 ईस्वी तक। प्रथम चरण, जो 1347 से 1422 तक था, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने 1347 से 1358 लगभग 11 वर्ष शासन किया और स्थापित राजधानी एहसानाबाद गुलबर्गा से उसने अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसे 4 तरफों या प्रांतों में विभाजित किया था। इनके नाम थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। गुलबर्गा सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बीजापुर सम्मिलित होता था। अपने शासन के अंतिम दिनों पे बहमन शाह ने दाबुल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो पश्चिमी तट पे स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। बहमन शाह ने हिंदुओं से कोई भी जजिया कर नहीं लिया, क्योंकि उसकी कृतज्ञता हिंदुओं के प्रति बनी हुई थी। अगले शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम, जिन्होंने 1358 से 1375 तक शासन किया। शासन के संदर्भ में खलीफा से आपको औपचारिक स्वीकृति पत्र प्राप्त होता है। आपके समय की मुख्य घटना थी विजयनगर साम्राज्य, जिसमें बुक्का प्रथम और वारंगल के कापय नायक से आपका युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद शाह प्रथम की विजय होती है। वारंगल से गोलकुंडा और तख्ते फिरोजा को भी आप छीन लेते हैं। इस युद्ध में ही प्रथम बार बुक्का प्रथम विजयनगर के विरुद्ध आपने बारूद का उपयोग किया था। बहुत सारी पुस्तकों में और वीडियोस में शिक्षकों द्वारा मोहम्मद शाह प्रथम के बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह का नाम लिया जाता है, किंतु इसके बीच में भी काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, क्योंकि लगभग 25 वर्ष का समय था और इस 25 वर्ष के समय में ऐसा क्या होता है जिसको दर्शाया नहीं जा सकता। ताजुद्दीन फिरोज शाह के पहले की घटनाओं को देखते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम, जिन्होंने 1358 से 1375 तक शासन किया, इसके बाद इनकी मृत्यु उपरांत मुजाहिद शाह और दाऊद शाह सुल्तान बनते हैं। मुजाहिद शाह बहमनी के संक्षिप्त शासनकाल में बहमनी और विजयनगर राज्य में पुनः युद्ध होता है। सुल्तान ने तुंगभद्रा के दक्षिण प्रदेशों की मांग की और उसके प्रत्युत्तर में बुक्का ने हाथियों की मांग कर दी। इस युद्ध के आरंभ में सुल्तान को सफलता तो मिली, लेकिन वह अडोनी के दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा, इसलिए उसने बुक्का से संधि कर ली थी। किंतु संधि करके वापस आने पर उसके चाचा, कुछ लोग चचेरा भाई कहते हैं, दाऊद खान ने उसकी हत्या करवा दी और 1378 में स्वयं सुल्तान बन जाता है। लेकिन केवल 1 वर्ष तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि मुजाहिद शाह की जो दूध की बहन होती है उसने उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद अमीरों ने हसन शाह के पौत्र मोहम्मद शाह द्वितीय को सिंहासन पर बैठा दिया। अब आते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय का शासन प्रारंभ होता है 1378 से 1397 पर। ये बहमनी वंश के 5वें सुल्तान थे। ये उदार और शांतिप्रिय थे, अध्ययन में रुचि रखते थे और विद्या के संरक्षक थे। क्योंकि इनके काल में सिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य ने बहमनी के दक्षिणी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद शाह द्वितीय ने पुनः विजय करने का कोई प्रयास नहीं किया। इनके काल में गुलबर्गा जो है विद्वानों के लिए केंद्र बन जाता है। दर्शन और कविता के प्रति उसकी अभिरुचि के कारण ही मोहम्मद शाह द्वितीय को दूसरे अरस्तु की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसलिए यदि प्रश्न बनता है दूसरे अरस्तु की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, तो आप मोहम्मद शाह द्वितीय का नाम हमेशा याद रखिएगा। इस प्रकार से पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, किंतु वो और जब ऐसा होता है तो हम अपने संसाधनों की कमी के कारण, समय की कमी के कारण, परीक्षा की व्यस्तता या प्रभाव या दबाव के कारण हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। और जो कि मेरा उद्देश्य हमेशा मैंने आपसे कहा है कि मुझे पॉइंट से मतलब है कि हम इस दशमलव से भी जीतें, हमको नहीं हारना है और ना मैं आपको हारने दूंगा। जब मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र गयासुद्दीन उत्तराधिकारी बनता है, किंतु एक तुर्की सरदार
तघलचिन जो रहते हैं उन्हें अंधा कर देते हैं और कैद कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में दूसरा पुत्र शमसुद्दीन सुल्तान बन जाता है। संभव है कि तघलचिन चाहते थे कि शमसुद्दीन सुल्तान बने, किंतु ताजुद्दीन फिरोज ने तघलचिन को भी मार दिया, क्योंकि उन्होंने शमसुद्दीन को सुल्तान बनाया था और शमसुद्दीन को अंधा कर दिया और स्वयं को सुल्तान बना दिया। इस प्रकार से मोहम्मद शाह के दोनों पुत्र जो हैं अंधे हो जाते हैं, और ताजुद्दीन फिरोज शाह जो काफी प्रसिद्ध थे, काफी अध्ययन अध्यापन करने वाले थे, विद्वान थे, स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेते हैं। इतने वृत्तांत के बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से जो 1422 तक शासन करते हैं, इनका युग शुरू होता है। इन्हें सर्वाधिक विद्वान बहमनी शासक माना जाता है। अष्टकोणीय जैसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य को बढ़ावा देते हैं। गुलबर्गा में स्पेन की कार्डोवा मस्जिद शैली पर आधारित एक मस्जिद का इन्होंने निर्माण कराया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई और दक्कन के जो ब्राह्मण थे उन्हें प्रशासन में सम्मिलित किया गया। कुछ समस्या भी प्रारंभ हो जाती है। इसने पश्चिम एशियाई विदेशियों और अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये अधिकांशतः शिया वंशी होते थे और दक्कन के जो मुसलमान थे वो सुन्नी थे। इस कारण से इनके बीच में रंजिश प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफाकियों और दक्कनियों के दो समूहों में बढ़ जाता है। तेलंगाना में ये दो गुट बनते हैं। बेमा जो राजमुंद्री क्षेत्र के थे, इन्हें विजयनगर समर्थन देता था। दूसरे थे बिलामा जो बहमनी समर्थित थे। इसके बाद बहमनी साम्राज्य अपने पतन तक इनमें संतुलन ही बनाता रह गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु के साथ ही 1422 से 1538 तक द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। इस चरण में राजधानी स्थानांतरण होता है। गुलबर्गा से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बीदर राजधानी बन जाती है। ये बीदर 3 भाषाई क्षेत्रों का मिलन स्थल था, जो मराठी थी, कन्नड़ थी और तेलुगु थी। अगले शासक रहते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने नवीन राजधानी का नाम बीदर के स्थान पर मोहम्मदाबाद रख दिया। इनमें न्यायप्रियता और ईमानदारी इतनी थी कि इतिहास में इन्हें अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा गया है। इनके समय दक्कनी और अफाकी जो वैमनस्य था उसने सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि सुल्तान जो थे वो ईरान से अब शिया संतों को भी आमंत्रित कर रहे थे। साथ ही अहमद शाह को विदेशी अफाकियों की सहायता से ही गद्दी प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने खलाफ हसन बसरी जो बसरा के थे उनको मलिक उत्तुजार की उपाधि से विभूषित किया। साथ ही खुरासान में स्थित फरयाइन का शेख आजरी उनके दरबार में आया था। ऐसी स्थिति में दक्कनी गुट को ऐसा लगा कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये ईरानी प्रभाव में ज्यादा है। अगले शासक हैं अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, जिन्होंने 1436 से 1458 तक शासन किया। इसी काल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महमूद गवां का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। इन्होंने नलगोंडा का विद्रोह का दमन करने के लिए उसे नियुक्त किया था। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को लेकर विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय से इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। प्रथम युद्ध जो 1436 में लड़ा था उसमें इनको हार मिली थी, और अगला युद्ध जो 1443 में लड़े थे इसमें इनको जीत मिली थी। दूसरे युद्ध में उसने देवराय को पराजित किया और एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। रायचूर दोआब के कुछ क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया और अपने भाई मोहम्मद को रायचूर का सूबेदार नियुक्त किया, जो उसके प्रति जीवन भर निष्ठावान बना रहा। अहमद शाह ने ही कोंकण पर भी आक्रमण किया था, कोंकण पे, और वहां के शासक को अपने अधीन कर लिया। इसने संगमेश्वर की पुत्री से भी बलपूर्वक विवाह किया। के ससुर जो खान देश के नसीर खान थे, अपनी बेटी का पक्ष लेकर उन्होंने युद्ध किया, किंतु वो हार गए थे। इस युद्ध की एक विशेषता थी, वो ये थी बहमनी सेना का सेनापति जो खलाक हसन बसरी था, सुल्तान की आज्ञा से उसने केवल अफाकी सैनिकों की सेना गठित की थी। इससे दक्कनी और अफाकी सैनिकों में विभाजन हो गया। वो अहमद से अभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा था प्रशासन में, वो प्रशासन में भी सेना के माध्यम से उद्दीन अहमद द्वितीय के समय पर आ जाता है। लोक कल्याणी कार्य हेतु इन्होंने बीदर में सफा खाने को खोला, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को दवाएं प्राप्त होती थी। अगले शासक थे अलाउद्दीन हुमायूं, जिन्होंने 1459 से 1461 तक शासन किया। महमूद गवां नाम के व्यक्ति, जिसका मैंने अभी बात की थी कि अफाकी था, शिया थे, प्रभाव से इनको शासन प्राप्त होता है, इसलिए राज्यारोहण के साथ ही इसे इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये इतने निष्ठुर थे कि लोग इन्हें जालिम कहते थे, आलसी इतने थे कि इनको लोग दक्कन का नीरो तक कहते थे। इनकी मृत्यु
क्योंकि बहुत कम शासन समय में हो गई, इसलिए इनके पुत्र जो कि काफ़ी कम एज के थे, 8 वर्ष के थे, उनको उसके लिए हुमायूं ने प्रशासनिक परिषद की स्थापना की। इस प्रशासनिक परिषद में राजमाता मखदूम जहां, जिन्हें नरगिस बेगम भी कहा जाता था, ख्वाजा जहां और महमूद गवां सहित 4 व्यक्ति थे। निजामुद्दीन अहमद 2 वर्ष बाद ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और शासन सत्ता सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय के पास आती है, जिन्होंने 1463 से 1482 काफी लंबे समय तक शासन किया। इसी के शासनकाल में महमूद गवां को उत्कर्ष होता है। सुल्तान शमशुद्दीन निजामुद्दीन के छोटे भाई थे और शासन को जब उन्होंने प्राप्त किया तब इनकी आयु 9 वर्ष थी, इसलिए संरक्षक शासन के तहत उन्होंने शासन किया। अब राजमाता जी ने, जिनका नाम मखदूम बेगम था, नरगिस बेगम था, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और महमूद गवां जो है प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त के समय उसने ख्वाजा जहां की उपाधि को धारण कर लिया। ये महमूद गवां बहमनी साम्राज्य के बुझते दीप की अंतिम ज्योति थी। महमूद गवां एक व्यापारी थे और उसे व्यापारियों के प्रमुख मलिक उत-तुज्जार की उपाधि प्राप्त हुई थी। मैंने बता दिया है कि ईरान के निवासी थे, अफाकी थे और दक्कनी गुट के साथ उन्होंने सौहार्द बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय के समय मोहम्मद गवां ने सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गोवा को प्रथमतः विजित किया, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। 1480-81 में कोंडबिंदु में नियुक्त बहमनी सेना सालू नरसिंह से जा मिलती है, विद्रोह हो जाता है। बहमनी सुल्तान ने कोंडबिंदु के विद्रोह को तो दमन कर दिया, किंतु अब वो विजयनगर को सबक सिखाना चाहता था। सुल्तान शमशुद्दीन ने मोहम्मद गवां को लेकर नेल्लोर से कांची तक विजयनगर पर आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गवां का ये अंतिम सैन्य अभियान रहा। क्या होता है, महमूद गवां जो कि अफाकी रहता है, आम तौर पर दक्कनी उससे ईर्ष्या करते थे, की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दक्कनियों ने एक षड्यंत्र रचा। पुरुषोत्तम गजपति जो कि जाजनगर या उड़ीसा के शासक थे, उसके लिए एक जाली पत्र तैयार किया जाता है कि वो बहमनी साम्राज्य पे आक्रमण कर दे। सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय वापस आते हैं तो इस पत्र के प्रति लाख अनभिज्ञता जाहिर की जाती है मोहम्मद गवां के द्वारा, किंतु मोहम्मद गवां को मृत्युदंड दे दिया जाता है 5 अप्रैल 1481 को। तो बाद में ऐसा होता है कि सुल्तान को षड्यंत्र का पता चलता है, वो इससे निराश होता है और 1 वर्ष बाद इसी निराशा में 22 मार्च 1482 को उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से एक योग्य कुशल प्रशासनिक व्यक्ति की मृत्यु एक षड्यंत्र के माध्यम से, दक्कनी और अफाकियों के बीच जो वैमनस्य था उसके माध्यम से हो जाती है। किंतु मोहम्मद गवां में योग्यता इतनी थी कि इसको विशेष रूप से हमें जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मोहम्मद गवां का प्रशासकीय और सांस्कृतिक योगदान। महमूद गवां विद्वान व्यक्ति था। पिता ने बताया कि इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की, सैयदतुल इंसा और दीवाने अशर। साथ ही ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की के शासकों को इन्होंने पत्र लिखा जो रिजाइल इंशा के नाम से संकलित है। इस प्रकार से इन तीनों के बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा किसी भी स्तर की हो सकती है, पीसीएस, यूजीसी, आईएएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, कोई भी परीक्षा हो। मुझे लगता है कि हर परीक्षा के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये प्रश्न आता है तो मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों से नहीं बनेंगे और यहीं पर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। महमूद गवां ने 9 विजित प्रदेशों को भूतपूर्व 4 प्रदेशों की जगह 8 भागों में बांट दिया। बरार को गाबिल और माहुर के रूप में, गुलबर्गा को बीजापुर और गुलबर्गा के रूप में, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार के रूप में और तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में इन्होंने बांट दिया। कोई प्रांत यदि महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीजापुर महत्वपूर्ण था, यदि वहां पर 4 किले हैं तो 1 किला प्रांतपति को दे दिया जाएगा और 3 किले केंद्र के अंतर्गत कर लिए गए, जिससे कि केंद्र मजबूत बना रहे और प्रांतों के पास स्वायत्तता ज्यादा ना हो सके। जनता की सुविधा के लिए इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई तथा करों का निर्धारण किया। गांवों तथा भूमि का निश्चित सीमा निर्धारण किया गया। रूसी यात्री निकतिन इन्हीं के समय आया था। महमूद गवां के बाद बहमनी साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से प्रारंभ होता है। के बाद के शासक सरदारों के हाथ की कठपुतली ही रह जाते हैं। अगले शासक हैं शिहाबुद्दीन महमूद शाह। इनका शासनकाल 1482 से 1518 ईस्वी तक रहता है। इनके शासनकाल में प्रांतीय तरफदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंड खंड हो जाता है। सिम अली बरीद और अमीर अली बरीद के कठपुतली रहते हैं। इनके बाद 4 बहमनी शासक आते हैं, जिसमें अहमद शाह चतुर्थ 1518 से 1520, अलाउद्दीन शाह द्वितीय 1523 से 1530,
वलीउल्लाह शाह 1523 से 1526 और बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह शाह। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे वरीद उल मुल्क ने अपदस्थ करके बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की। इनका नाम था अमीर अल बरीद। इन्हीं को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इस प्रकार समय के साथ बहमनी राज के विभिन्न तरफ अलग अलग होते चले जाते हैं। सर्वप्रथम बरार 1484 में फतहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा अलग हो जाता है और इन्होंने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 में लगभग 90 वर्ष बाद अहमदनगर ने इसे हड़प लिया। बरार की राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़ रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण में से 1489 में यूसुफ आदिल शाह द्वारा, जो महमूद गवाह का जॉर्जियाई क्रीतदास था, द्वारा आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। 1686 में औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य मिला दिया। बीजापुर की राजधानी क्या थी? नौरसपुर। ये सब आपको याद रखना है, इसको कुछ भी नहीं भूलना है, क्योंकि इसको भूलने से आप बहुत सारे प्रश्नों से बचते हैं। मैं एक भी प्रश्न नहीं चाहता कि आपसे गलत हो। 1490 में मलिक अहमद, जो निजामुल मुल्क का पुत्र था, निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में करता है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। निजाम को अधिकांशतः लोग हैदराबाद समझ के बीजापुर या गोलकुंडा में अटैक करते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, हमेशा याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। 1633 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसकी राजधानी जुन्नार थी, अहमदनगर थी और खिरकी थी। 1518 में कुली कुतुब शाह, जिन्होंने कुतुब शाही वंश की स्थापना की, 1687 में औरंगजेब ने इसे भी मिला लिया और इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। बीदर 1526 में अमीर अली बरीद शाही वंश की स्थापना करते हैं। 1619 में बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह ने इसे मिला लिया, जिसकी राजधानी बीदर ही थी। इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण दिख रही है, 1687 और 1686 जो बीजापुर और गोलकुंडा थी, इसमें हमेशा याद रखिएगा, यदि क्रम लगाने को आता है तो क्रम लगा दीजिएगा। सबसे पहले बरार आता है। इसमें दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, स्थापना वर्ष का क्रम और विलय का क्रम। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि किस प्रकार से इनका स्थापना हुई है और किस प्रकार से इनका विलय हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन, बिहार पीसीएस में बहुत सारे आते हैं। अब प्रारंभ करते हैं बरार। काफी छोटा था, बहमनी प्रांत से अलग होने वाला पहला क्षेत्र था। फतहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 में इसको घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 में इसे अहमदनगर ने हड़प लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रांत है बीजापुर। बीजापुर के सूबेदार यूसुफ आदिल शाह ने 1489-90 में बीजापुर को स्वतंत्र घोषित किया था और आदिल शाही वंश की स्थापना की। आदिल शाही सुल्तान स्वयं को ऑटोमन राजवंश से मानते थे, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह जो थे वो महमूद गवाह के जॉर्जियाई क्रीतदास थे। जॉर्जिया जो है वो ईरान से उत्तर में एक यूरोपीय देश है और जॉर्जिया जो तुर्की के नज़दीक था, इसलिए वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य उस समय शासन कर रहा था, इसलिए अपने आप को ऑटोमन मानते थे। धार्मिक दृष्टि से ये सहिष्णु थे, किंतु शिया संप्रदाय को तरजीह देते थे, क्योंकि ये उस क्षेत्र से आते थे जहाँ पर शिया संप्रदाय अधिक है। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अगले शासक हैं अकबर के समकालीन इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 1558। इन्होंने फारसी भाषा की जगह हिंदवी, जिसे दक्कनी उर्दू कहा जाता है, इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। अगले शासक हैं अली आदिल शाह 1558 से 80। ये भी अकबर के समकालीन है। इन्हें सूफी के रूप से जाना जाता है। इनका विवाह चांद बीबी से हुआ था, जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की सुपुत्री थी। बीजापुर के अगले शासक थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिन्होंने 1580 से 1627 तक शासन किया। अकबर और शाहजहां के समकालीन हो गए। ये एक महान विद्या प्रेमी और विद्या संरक्षक थे। इनकी प्रजा इनके उदार दृष्टिकोण का इन्हें जगत गुरु के नाम से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता के कारण इन्हें अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इस काल में सुल्तान की चाची चांद बीबी बीजापुर की शासिका रही। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। इसी काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक ग्रंथ को पूरा किया। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए अभी मैंने क्वेश्चन बनाया था कि बीजापुर की राजधानी क्या थी, तो नौरसपुर थी। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद आदिल शाह हुआ। यही आदिल शाह गोल गुम्बद के
अंतर्गत उसी प्रसिद्ध मकबरे में दफन है। ये विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। सिकंदर शाह अंतिम सुल्तान था जिसके समय 1686 में बीजापुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं रहा, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अहमदनगर बहमनी से पृथक होकर जुन्नार के राज्यपाल मलिक अहमद ने 1490 में इस राज्य की स्थापना की। यह है कि महमूद गवा को जैसे ही इन्होंने प्राणदंड दिलवाया, मलिक अहमद को बहमनी साम्राज्य का वजीर बना दिया गया। इन्होंने निजामुल मुल्क की उपाधि को धारण कर लिया। उसके बाद इन्होंने ही 1490 में अहमदनगर की स्थापना की और जुन्नार की जगह पे अहमदनगर को अपनी राजधानी बना लिया। इसके अगले शासक थे बुरहान निजाम शाह। इनकी मृत्यु के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र बुरहान शासक बनता है और सौभाग्य से इनको मुकम्मल खां दक्षिणी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री भी प्राप्त हो जाता है। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि को धारण किया। अगले शासक हैं हुसैन निजाम शाह। ये दक्कन के इतिहास का युगांतरकारी युग था। 1562 में बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह, विजयनगर के नाम रहा है, जहां की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। इस सैनिक मोर्चे का निर्माता विजयनगर का राम राय था। इन संयुक्त सेनाओं ने आमतौर पर अहमदनगर के निवासियों को बुरी तरह से लूटा। हुसैन निजाम शाह 1565 में विजयनगर के विरुद्ध जो मुस्लिम संघ बना था, जिसने राक्षस तंगड़ी का युद्ध किया था, तालीकोटा का युद्ध किया था, उस संघ में ये थे अहमदनगर से हुसैन निजाम शाह और इन्होंने ही राम राय का वध कर दिया था। अगले शासक होते हैं मुर्तजा निजाम शाह, जिन्होंने 1565 से 1588 तक शासन किया। ये हुसैन निजाम शाह के उत्तराधिकारी थे और इन्हीं के समय पर मुगलों का प्रथम आक्रमण होता है। अगले शासक हैं बुरहान। यह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बंधक था। इसे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा पराजित होना। के संदर्भ में चांद बीबी का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये अहमदनगर वापस लौट आती हैं। बुरहान की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र रहता है इब्राहिम, उसने केवल 4 माह ही शासन किया। इस काल में अहमदनगर की स्थिति काफी विवादित रही, क्योंकि शाही अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा 4 दावेदारों ने गद्दी के लिए दावे प्रस्तुत किए। इसमें एक का समर्थन मियां मंजू ने किया था और दूसरे का समर्थन चांद बीबी कर रही थी। जब मियां मंजू ने अपनी समर्थक की स्थिति संकटग्रस्त देखी तो उसने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मुराद ने अपनी सेनाओं सहित अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा, किंतु ऐसी स्थिति में चांद बीबी ने अहमदनगर के प्राचीर की रक्षा की, किंतु बाद में उन्हें समझौता करना पड़ा और बरार क्षेत्र जो था वो मुगलों को उन्होंने सौंप दिया। अलग महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है अहमदनगर के संदर्भ में। अहमदनगर की स्वतंत्रता के संघर्ष के नाटक के अगले दृश्य में मलिक अंबर का नाम सामने आता है, जो मूलतः एक अबिसीनियाई दास था। 3 बार दास्ता से मुक्त किया जा चुका था। बाद में वह अहमदनगर का प्रमुख वजीर बन जाता है। उसने मुर्तजा को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। उसने मुगलों के सम्मुख नतमस्तक न होने का संकल्प लिया था। मलिक अंबर अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा मुगलों के विरुद्ध बार बार आक्रमण करता रहा। ये प्रतिशोध उसका काफी लंबा चलता रहा। 1617-1621 में वह खुर्रम के हाथों पराजित हुआ। अंत में 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को साम्राज्य में मिला लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रांत था बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला गोलकुंडा। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल की पुरानी हिंदू राज्य के खंडरों पर कायम हुआ था। कुंडा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। यहाँ विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदानें थीं। इसका संस्थापक कुतुब शाही वंश का कुली शाह था। 1512 या 18 में उसने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस बारे में कई पुस्तकें अलग अलग बता रही हैं। अगले शासक थे इब्राहिम 1550 से 1580। इनका शासन गोलकुंडा के इतिहास का अविस्मरणीय युग था। ये काफी सुसंस्कृत थे, ये काफी भाषाविद थे। अपने साम्राज्य के हिंदू और मुसलमानों दोनों में बड़े लोकप्रिय थे। गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम ऐसा पहला शासक था जिसे कुतुब शाह की उपाधि को धारण किया था। दक्षिण के राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित मोर्चे में ये शामिल थे। अगले शासक है मोहम्मद कुली 1580 से 1612। यह 1592 में हैदराबाद नगर के संस्थापक थे। 4 मीनार का इन्होंने ही निर्माण कराया था। दक्कनी उर्दू में लिखे गए प्रथम काव्य संग्रह दीवान के ये लेखक थे। इन्होंने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण दिया।
दक्षिणी उर्दू या हिंदवी का इनको जनक माना जाता है। इस प्रकार से मोहम्मद कुली के संदर्भ में आप ये याद रखिए, महत्वपूर्ण शासक है, इनको भूलना नहीं है। पहले शासक थे अब्दुल्ला। सुल्तान की अल्पायु होने के कारण सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने इनका शासन संचालन किया और 1687 में औरंगजेब ने इनके राज्य पर अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इनके अधिकांश शासक मुगल साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण शासकों के समकालीन थे, इसलिए बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाले इन राज्यों को आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। इनको पढ़ के जरूर जाइएगा और जितना हो सके उसको रिवाइज करते जाइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो कम रहे, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे भी यदि आप इसको देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ज्ञान पहुंच सके। फैलना चाहिए, ज्ञान जितना फैलेगा और नए तथ्य हमारे पास आएंगे और नई से नई जानकारी हमको मिलेगी। इस प्रकार से एक अन्य छोटा राज्य बीदर, जिसने 1526-27 में अपने आप को स्थापित किया, अमीर अली नाम के शासक ने इसको स्थापित किया था। इसने बीदर को स्वतंत्र घोषित करके बरीद शाही वंश की स्थापना की। इन्हीं को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। 1618-19 में इसे बीजापुर ने हड़प लिया। बीदर के बारे में कहा जाता है कि ये सूफी मत के कादरी संप्रदाय के सिलसिले में महत्वपूर्ण केंद्र था। निकितीन 1469-74 में भी बीदर में वाणिज्यिक गतिविधियों की सूचना देता है। हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य, उससे अलग होने वाले विभिन्न तरफ या प्रांत के बारे में जाना। कई सारे तथ्यों को मैंने कई अच्छी पुस्तकों से ढूंढ के निकाले हैं। कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। साभार, आपका डॉक्टर अंकित।